वीकेंड आज प्रस्तुत है श्री निर्मल वर्मा का लिखा ये एक पात्रीय नाटक। नाटक की पृष्ठभूमि है यूरोप का एक छोटा देश। नाटक की नायिका है एक ऐसी युवती जो अपने प्रेमी के साथ वीकेंड पर उस शहर में जाती है जहां उसके प्रेमी की छोटी बच्ची स्कूल में पढ़ रही है और जिससे वो मिलना चाहती है। तो लीजिए सुनिए एक पात्रीय नाटक वीकेंड। ये मैं याद रखूंगी। ये चिनार के पेड़, ये सुबह का भूरा आलोक, पेड़ों के बाद बदन में भागता ये हिरन, आइसक्रीम का कोन, घास पर धूप में चमकता हुआ एक साफ धुली पीड़ा की फांक जैसा, मानो अकेला अपने को टो रहा हो। सोते रहो तो कुछ नहीं, लेकिन अगर जागते में सुनाई पड़े तो वो सचमुच में अलार्म सा सुनाई देता है। एक खतरा, एक चेतावनी। कमरे के आधे अंधेरे में चीखता हुआ जंतु जिसके मुंह पर उंगली रखने से वो चुप हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम अगर अपने कमरे में हों, अपने बिस्तर पर रात गुजारी हो तो तब मुश्किल नहीं पड़ती। तब आंख खोलते ही हम वहां से शुरू होने लगते हैं जहां पिछली रात खत्म हुए थे। लेकिन पराए कमरे में हर चीज ठिठकी रहती है। एक खाली फ्रेम, एक रफ ड्राफ्ट की तरह। अपने वीकेंड हम हमेशा दूसरे शहर में गुजारते थे जो बहुत पास था, लेकिन ट्रेन में बैठकर लगता था जैसे हम दोनों अरसे से साथ रहते आए हैं। वो अपना सर मेरे कंधों पर रख देता और मैं बाहर देखती। ये हमारे दिन थे। जब मैं बाहर जाती, लोग समझते थे मैं काफी अकेली हूं। मैं चलती जाती थी अपनी दुनिया के हाशिए पर, धूप में ऊँघते हुए, और तब सहसा पांव रुक जाते और मैं रात के बारे में सोचती, जो पिछली रात थी जब हम साथ थे, अगली रात के बारे में जो पूरे हफ्ते बाद आती, शनिवार, इतवार। जैसे नीचे रेल के पहिए केवल इन दो शब्दों को दोहराते हुए चक्कर काट रही हूं। कितना अजीब है। बचपन में रेल के पहिए जिन शब्दों को दोहराते थे वो अब भी वैसे ही हैं, मरते हुए, ऊपर उठते हुए, फिर मरते हुए। मरता कोई नहीं, आखिर तक जाकर सब लौट आते हैं। दिन भी खत्म नहीं होता। दूसरे दिन वही घड़ी लौट आती है जो पिछली रात जंजीर तोड़कर बाहर अंधेरे में भाग गई थी। पालतू कुत्ते की तरह पांव के पास आकर बैठ जाती है, हाँफती हुई, जैसे ये दिन रेल के डिब्बे में बंद, धूप में उनीदी आंखें जिन्हें मैं अपने होठों में मूंद लेती अगर आसपास इतने लोग न होते। हम रेल से उतर के स्टेडियम के मैदान में बैठ जाते थे।
चारों तरफ घास थी, लंबी भूरी घास। तार के खंभे थे। काफी दूर बोर्डिंग हाउस की इमारत थी। मैं बैठी थी जैसे ये मेरी इतवार की पिकनिक हो। जब हम रेल में बैठे थे, मैंने उससे कहा था, इस बार मैं अकेली बेंच पर नहीं बैठूंगी। वो अपनी बच्ची को बाहर मैदान में ला सकता है। मैं उसे देखूंगी खेलते हुए, और वो जान भी ना पाएगी कि मैं वो हूं जो उसके साथ आई है। वो मैं हूं, ये मेरे अलावा वहां कोई न जानेगा। और तब उसे भी बुरा न लगेगा कि वो किसी पराई लड़की के साथ अपनी बच्ची से मिलने आया है। मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा था। बुरा क्यों लगेगा? मैं महीनों से उसकी बच्ची को देखने की उत्सुक रही हूं। शाम तक वो खेलेंगे, मैं उन्हें देखूंगी। रात को हम लौटेंगे। ये शब्द तसल्ली देते हैं, खुद खाली होकर भी मेरी खाली जगहों को ढक देते हैं। ये मैं अब समझती हूं। पहले मैं ऐसी नहीं थी। पहले मैं जबरदस्ती करती थी। 5 दिन काम के बाद जब मैं उसके कमरे में आती, मेरी तसल्ली खत्म हो जाती। क्या हम ऐसे ही मिलते रहेंगे चोरों की तरह? चोर भी बाहर निकलते हैं। तुम कोई फैसला लो, न इधर न उधर। मैं बच्चों की तरह कपड़े खींचने लगती, कमरे के चारों तरफ चक्कर काटने लगती, सब कुछ काटने को दौड़ता। मैं खुद सबको काटने को दौड़ती। वो सुन्न सा होकर मेरी तरफ देखने लगता। फिर मैं उसे देखती और रोने लगती। कुछ मुझे डर लगता। मुझे उसके सुन्न हो जाने से बहुत डर लगता। मुझे डर लगता कि जैसे उसकी पत्नी ने उसे खो दिया है, मैं भी उसे खो दूंगी। नहीं, तुम ऐसे ही ठीक हो, मैं धीरे से फुसफुसाती और वो मुझे खींच लेता। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते, हम छूने लगते एक दूसरे की खाली जगहों को जहां भूत बसेरा करते थे। हम ऊपर चढ़ते जाते थे और जब वो शिखर को छू लेता तो मैं भागती उसे पकड़ लेती थी और कुछ देर हम एक दूसरे की सांसों में ढके हुए वहीं लेटे रहते, वहीं शिखर पर। वहां कोई न होता था, न भूत प्रेत, न कोई शोर, सिर्फ एक सुख का सन्नाटा। देह के जिन कोनों में मेरी पीड़ा फंसी है, वहां उसके प्रेत हैं। मैं उन्हें खोलती हूं, वे आती हैं। वो आ रहे हैं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बच्ची मेरी कोशिश को देख रही थी। वो उसकी बच्ची है, उस आदमी की जिसे मैं चाहती हूं, जिसे मैं बेहद चाहती हूं। उसने बच्ची के कानों में कुछ कहा। शायद कहा कि बेंच पर बैठी लड़की को वो जानता है, वो अजनबी नहीं है, उसे उससे डरना नहीं चाहिए। बच्ची मुझे देखती रही। तनी हुई रस्सी कुछ ढीली पड़ी, लेकिन जहां पहचान आनी चाहिए थी वहां सिर्फ सलवटें थी। और तब मुझे
हैरानी हुई कि बच्ची उम्र में चाहे छोटी हो, उसकी अपनी शर्तें हैं। अपनी शर्तों में वो उतनी ही आत्मनिर्भर और अकेली है जितनी यहां मैं। हम दोनों एक मैदान में हैं और दोनों को किसी लिहाज की जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है। वो अब उससे खेल रहा है। दोनों रेत के ढों के बीच भाग रहे हैं। उसने आइसक्रीम खरीदी है, एक बच्ची के लिए, दूसरी मेरे लिए। एक क्षण के लिए हम अपनी दूरी बांट जाते हैं। लगता है वो मेरी साथिन है, पर वो मुझे अजीब कातर निगाहों से देखती है, जैसे पास आना चाहती हो लेकिन डर छोड़ना नहीं चाहती। डरपोक लड़की। मैं अपना गुस्सा दबाकर उसके डर का कांटा बाहर निकालती हूं, तब देखती हूं कि उसकी सारी आत्मा लहूलुहान है और मैं जल्दी से कांटे को वहीं दबा देती हूं जहां वो पहले था। वो लौट जाती है। मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं है। कितना आसान है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरे लिए सब कुछ खुला है। मेरे कोई बंधन नहीं जैसे उसके हैं, लेकिन मैं जाऊंगी कहीं नहीं। मैं यहां हूं, पार्क के कोने में, खुली रोशनी के नीचे उनकी आवाजें सुनती हुई। ये मेरा वीकेंड है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। वो अब भी घूम रहे हैं मेरी गोराउंड के चक्कर में। कोई आवाज नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट के बीच चीखें सुनाई देती हैं। वो घोड़े पर है, लकड़ी के लाल नीले घोड़े, मोटरें, ट्रैक्टर ऊपर नीचे उठते हुए। दूर से वो कठपुतलियां दिखाई देते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हुए, हवा में तिरते हुए। वो किनारे पर खड़ा है, हल्के से उसके घोड़े को धक्का देता है, अपने से परे, फिर भी इतना परे नहीं जहां सुरक्षा ना हो। नहीं, बच्ची की चीखों में कोई डर नहीं। वो डर के हाशिए को छूकर लौट आती है। वो पंखों सी हल्की है, हवा में बहती हुई, धूप में चमचमाती। वो एक बहाना है, जहां डर लगता है होता नहीं। मुझे पहली बार ईर्ष्या हुई, एक सूखी सी जलन, जिसे मैं पीछे छोड़ आई थी। बच्ची अलग खड़ी थी, अपने पिता के पीछे सिमटी हुई। बिस्किट, केक, फलों के लाल फीतों से बंधे डिब्बे, जिन्हें हमने पिछले दिनों खरीदा था, अब बच्ची के हाथों में थे। पूरे 1 हफ्ते तक चलने वाली चीजें। बच्ची जान गई थी ये जाने की घड़ी है और किसी तरह का विरोध बेमानी है। बच्चे अपनी नियति को उसी तरह सूंघ लेते हैं जैसे कुत्ते आने वाली मौत को। एक सीमा के बाद वो छटपटाना छोड़ देते हैं। पर ठीक है, किसी दिन बड़ी उम्र में जब वो अपना चेहरा देखेगी तो ये दोपहर शीशे के बाहर झांकेगी उसकी तरफ ताकती हुई। वो सोचेगी, जब मैं छोटी बच्ची थी एक अजनबी लड़की मेरे पिता के साथ आई थी, दिन भर घास पर बैठी रही थी। वो अभी दोबारा नहीं आई, लेकिन हम दोनों ने एक साथ आइसक्रीम खाई थी।
कितना अजीब है, बड़े होकर सिर्फ छोटी चीजें याद रह जाती हैं। धूप में चमकते मूंगफलियों के छिलके, आइसक्रीम का गोल। वो बच्ची को छोड़ने उसके हॉस्टल चला गया है, मुझे यहीं बैठने को कह गया है। शाम की छाया पेड़ों से पार्क पर उतर आई है। लगता है ये छोटा शहर दो हिस्सों में कट गया है, आधा घिरते अंधेरे में, आधा सिकुड़ती धूप में। छोटे शहर की अपनी दराजें होती हैं, एक खींचो तो सब कुछ बाहर निकल आता है। धुंधुआती बत्तियां, गिरजे पर उड़ते कबूतर, लड़कियों का बोर्डिंग हाउस, लंबे शीशों वाली खिड़कियां। अब वो आ रहा है, मरती हुई धूप में चमकते पत्थर, उन पत्थरों पर चलते उसके पैर। और तब मुझे ये चमत्कार सा जान पड़ा कि ये आदमी मेरा है, मेरे पास आ रहा है। ये एक अद्भुत अविश्वसनीय घटना है। स्क्वायर पार करता हुआ वो आदमी, धूप में चमकते पत्थर, पत्थरों पर चलती पैरों की छाया, ये शाश्वत चीजें हैं जिन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। न वो बच्ची, न उसकी पत्नी। उसकी सांस मेरी तरफ आई थी, मैं आंख मूंद कर उसकी सांस पहचान सकती हूँ, उसके कपड़ों की गंध की तरह। सबसे पहले मैंने उसकी घबराहट को देखा जब वो मेरे पास आया था, फिर उसकी सांस आई थी, फिर उसने मेरे कंधों को छुआ, फिर वो धीरे से मुस्कुराया। हालांकि चेहरे की खुश्की जैसी थी वैसी जमी रही। वो सो गई थी? मैंने पूछा। वो हिचकिचाया। झूठ और सच के बीच उसकी हिचकिचाहट बहुत पुरानी थी। वो सो गई थी? मैंने दोबारा पूछा। नहीं, उसने कहा। जब मैं उसे छोड़कर आने लगा तो वो रोने लगी। उसने अपने चेहरे को मेरी उंगलियों से ढक लिया। मैं वहीं खड़ा रहा। वार्डन ने मुझे जाने के लिए कहा, क्योंकि जितनी देर मैं वहां खड़ा रहूंगा उसकी उम्मीद बनी रहेगी कि मैं उसे छोड़कर जाऊंगा नहीं। जब मैं सीढ़ियां उतरने लगा तब भी मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। वो अलग समय था। मैं शुरू गर्मियों में उससे मिली थी, फिर सर्दियां आई थी और मैंने सोचा था अब कोई फैसला होगा। वो यहां होगा जहां मैं हूं, या दूसरी तरफ जहां हम चोरों की तरह मिलते हैं, जहां सुनसान वीकेंड है, बहुत दूर बच्ची है, आती जाती रेलें हैं। फिर इन पेड़ों पर पत्ते आना शुरू हुए। जब हम प्यार करते, पेड़ों की तरह फासले गुजर जाते। गर्मियों के दिन भी, सीढ़ियों पर उतरता रोना भी। फिर वो दिन आया जब मैंने सोचा था अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। मैं सड़क पर चलती रहूंगी और अगर कहीं वो दिखाई देगा तो उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, पीछे मुड़कर भी नहीं। जैसे वो हवा है और मैं आंखें मूंद कर उसके बीच से गुजर जाऊंगी। लेकिन जब मैं आंखें खोलती, वो वहीं होता जहां पहले था। मैं उसके भीतर होती, एक सन्नाटे की तरह। और वो करवट बदल कर मेरी तरफ देखता। मैं ठीक हूं। वो कहता, तुम अभी सोई नहीं?
अभी अभी सारी रात बाकी है। सुनो, तुम अब भी सोच रहे हो? किसके बारे में? उसने आंखें खोली और हल्के कौतूहल से मेरी तरफ देखा। जब शाम हुई थी, तुम सीढ़ियां उतर रहे थे, बच्ची रो रही थी। मैं बाहर आई और चलती गई, फिर रुक गई। सब जगह अंधेरा था। सिर्फ गलियारे के बीच सीढ़ियों के पास एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। उसके नीचे टेलीफोन था, मुझे अपनी ओर खींचता हुआ। जब रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। कौन सा शहर, कौन सा नंबर? नंबर मिलते ही वो ठिठक गई। मुझसे पूछा, कौन? आप कौन हैं? मैंने प्रश्न को अलग ठेलते हुए कहा, देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो सो गई या अब भी रो रही है। कौन सी बच्ची? यहां 150 बच्चे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई। 150 बच्चे? मैंने जल्दी से रिसीवर अपनी जगह रख दिया, जैसे वो सुलगता कोयला हो। 150 बच्चे डॉर्मेट्री में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेटे हुए, जिनके पीछे उस बच्ची का चेहरा था जो दोपहर को पार्क में खेल रही थी। मैं हंसने लगी और ठहर गई, जैसे चलते चलते हंसना असंभव हो। और तब अंधेरे में अकेले हंसते हुए मुझे एक चीज पता चली। दुख ही एक ऐसा तत्व है जो अलग अलग बंटकर छोटा नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता, सिर्फ साफ हो जाता है, चमकीला और साफ। मैं लौटने लगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, जैसे मैं अचानक हल्की हो गई थी। कमरे में आई तो देर तक उसके सामने बैठी रही, अपने कंबल में लिपटी हुई। खिड़की के बाहर मैली सी रोशनी फैलने लगी थी। मैं उन चिनार के पेड़ों को देखती रही जो अंधेरे से बाहर निकल रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जीता हुआ भी करीब करीब मरने की सीमा तक पहुंच जाता है, मरता नहीं। लेकिन मरते हुए प्राणी की तरह सारी जिंदगी घूम जाती है। मेरी को राउंड की तरह सब चुके हुए मौके और आधे फैसले काठ के घोड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे भागते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर वही रहता है जैसा शुरू में था। कोई किसी को पकड़ता नहीं, मैं उसे पकड़ती हूँ और वो मुझे खींच लेता है अपनी देह की गरमाई में। तुम जा रही हो? उसकी सोई आवाज में पिछली दोपहर की गंध थी, घास की, बीते हुए समय की। मुझे खुशी हुई कि मैं इन गंधों के बासी होने से पहले ही जा सकती हूँ। मैं फिर आऊंगी अगले हफ्ते, लेकिन इस समय मैं जा सकती हूँ अपने अकेले कमरे में। मुझे हमेशा उन दंपतियों पर हैरानी होती है जिन्हें एक दिन के बाद दूसरे दिन भी साथ रहना पड़ता है। वो कैसे उन भूरे रंग के खाली अंतरालों को जोड़ पाते होंगे जिनसे देह की उत्सुकता और
पीड़ा उपजती है। नहीं, सोए हुए बिस्तरों की आत्मीयता मेरे लिए नहीं है। वो उन फैसलों की तरह हैं जिनसे परिवार बनते हैं। मेरे लिए वीकेंड है, अंधेरे में अलग अलग लैंप पोस्टों की तरह जलते हुए। सुबह होते ही वो बुझ जाते हैं और मैं अपना पर्स और टूथब्रश लेकर बाहर आ जाती हूँ। मैं सुबह ही लौट आती हूँ, चोरों की तरह, ताकि दूसरे पड़ोसी मुझे अपार्टमेंट से बाहर आते हुए न देख लें। जाने से पहले मैं एक बार, आखिरी बार उसके कमरे को देखती हूँ। दीवार की तरफ मुड़ा हुआ उसका सिर, आधे तकिए पर मेरे सिर के निशान, बच्चे के बहुत से पुराने खिलौने जिनकी अब कोई जरूरत नहीं, मेरी कुछ किताबें जिन्हें मैं हर हफ्ते वहीं छोड़ आती हूँ, और वो 3 चिनार के पेड़ जहां पहले पत्ते थे अब वो खाली हैं। फिर बसंत के दिन आएंगे और मैं अगली गर्मियों की प्रतीक्षा करूंगी। उसके बाद पतझड़ और फिर सर्दियों के छोटे धुंधले दिन। मैं सीढ़ियां उतरती हूँ और बाहर चली जाती हूँ। सड़कों का कोलाहल सहसा मुझे एक अजीब तसल्ली देता है। काम पर जाते हुए लोग, भरी हुई ट्रामें, स्कूल जाते हुए बच्चे, कभी कभी उनमें से कोई मुझे उत्सुक आंखों से देखने लगता है। सोचता होगा, कितनी अकेली लड़की है, पता नहीं इतनी सवेरे कहां जा रही है। नहीं, मैं कहीं जा नहीं रही, सिर्फ लौट रही हूं। वीकेंड। अभी आपने श्री निर्मल वर्मा का लिखा ये एक पात्रीय नाटक सुना। कलाकार थीं वीना होरा, निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे सुभाष जैन। ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया था।